नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सैलानियों के लिए आज से पर्यटन स्थल खुलेंगे। 3 महीने बाद आज फिर से स्मारक स्थल खुल जाएंगे। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। पर्यटन व्यापार की एक उम्मीद जगी है। पर्यटक आज से कर सकेंगे ताज का दीदार। करीब 3 महीने की बंदी के बाद ताले खोले गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के साथ एंट्री मिलेगी। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टिकट ऑनलाइन खरीदनी होंगी। पाबंदियों के साथ पर्यटन स्थल खुलने वाले हैं। एक समय में तय संख्या के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सैलानियों के लिए आज से पर्यटन स्थल खुल जाएंगे। करीब 3 महीने बाद स्मारक स्थल को खोला जाएगा। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के इस दौरान आदेश दिए गए हैं। वहीं पर्यटन व्यापार की एक उम्मीद जगी है। पर्यटक आज से ताज नगरी का, ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। करीब 3 महीने की बंदी के बाद ताले खोले जा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके लिए ही एंट्री मिलेगी। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी है। टिकट ऑनलाइन खरीदनी होगी। पाबंदियों के साथ सभी पर्यटन स्थल खुल जाएंगे। आज से एक समय में तय संख्या के आधार पर प्रवेश मिलेगा। तो सैलानियों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशखबरी है, जहाँ पर आज से लोग ताज का दीदार कर सकेंगे। पर्यटन स्थल खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही पर्यटन स्थल खुलेंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही सैलानियों को एंट्री मिलेगी। बता दें, एक समय में तय संख्या के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा। टिकट जो है आपको ऑनलाइन खरीदनी पड़ेंगी। इस दौरान मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि करीब 3 महीने बंद रहने के बाद पर्यटन स्थल जो है वो खुलने जा रहे हैं। और ऐसे में पर्यटन व्यापार की भी एक उम्मीद जगी, जो 3 महीने से काफ़ी परेशानियों का, नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में 3 महीने बाद जब सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों के लिए एक उम्मीद जगी है। और बता दें कि टिकट ऑनलाइन ही खरीदनी होगी और तय समय में तय संख्या के आधार पर ही लोगों को प्रवेश मिलेगा। लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है और पाबंदियों के साथ पर्यटन स्थल को खोला जा रहा है। तय समय में तय संख्या के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। टिकट ऑनलाइन किया जाएगा और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन करना बेहद ही ज़रूरी है और बिना इनके किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत भरी खबर है, खास करके पर्यटकों के लिए, सैलानियों के लिए। और करीब 3 महीने की बंदी के बाद आज से पर्यटन स्थल जो है खुल जाएंगे। लोग आज से ताज का दीदार कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए आपको टिकट ऑनलाइन ही बुकिंग करानी पड़ेगी। और सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल जो है वो खुल जा रहे हैं, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ पर्यटन स्थल खोले जा रहे हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज से पर्यटन स्थल खोले जाएंगे। सैलानियों के लिए आज से पर्यटन स्थल खोलेंगे। और बता दें कि तमाम पाबंदियों के बीच आज से करीब 3 महीने बाद पर्यटन स्थल खोले जा रहे हैं। लोग आज से ताज का दीदार कर सकेंगे और तमाम पर्यटक स्थल का दीदार कर सकेंगे, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ, क्योंकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर ज़रा सी लापरवाही की जाती है तो ये भारी पड़ सकता है, लोगों पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और बता दें कि एक समय में केवल तय संख्या के लोगों को ही अंदर जाने के लिए इजाज़त मिलेगी और आपको बुकिंग जो है वो ऑनलाइन करानी पड़ेगी। टिकट ऑनलाइन लेनी होगी और तमाम तरह की पाबंदियों का पालन करना पड़ेगा। और करीब 3 महीने बाद आज से पर्यटन स्थल जो है वो खोले जा रहे हैं। सैलानियों के लिए पर्यटन स्थल आज से खोल दिए जाएंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही सभी को एंट्री मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी टिकट की। इसके बाद एंट्री जो है वो कोरोना गाइडलाइंस के तहत दी जाएगी। तय समय पर तय संख्या के लोग जो है वो एंट्री कर सकेंगे। और इस दौरान
बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ही ज़रूरी होगा। सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी होगा। तो सैलानियों के लिए आज से पर्यटन स्थल खुल जाएंगे, ये एक राहत भरी खबर है पर्यटकों के लिए, इसके साथ ही व्यापारियों के लिए, क्योंकि एक उम्मीद जगी है जो 3 महीने से बंद थे और काफ़ी परेशानियों का, नुकसान का सामना करना पड़ रहा था व्यापारियों को। खास तौर पर पर्यटकों स्थल में जो व्यापारी है उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 3 महीने से वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे और रुख करेंगे खबरों का, जहां पर अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वाराणसी से हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं, वहीं संजय सिंह आगरा से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करूंगी क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, आज से पर्यटक स्थलों को खोला जाएगा। क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, निर्देश जारी किए गए हैं? भावना है और जो सरकार ने उसमें मंथन किया है, तो साफ है कि एक लंबे समय से बाद जो लोग कोरोना के चलते पूरा उत्तर प्रदेश ग्रसित था और कहीं में कहीं लोग कहीं आवाजावन हो नहीं पा रहा था, तो एक लोगों को भारी उम्मीद है और उसके तहत ही ये पर्यटकों को खोलने से जो बच्चे घर में रहे, अभी तक बंद रहे हैं, कैद रहे हैं, कोरोना से कहीं निकल नहीं पाए हैं, तो कहीं में कहीं ये देखा गया है कि अभिभावक हों, बच्चे हों, वो जा सकते हैं इन पार्कों में, पर्यटन जो स्थल हैं वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन आपने एक सवाल किया है कि कोरोना गाइडलाइन क्या है, तो कोरोना गाइडलाइन अभी भी वही है जो उत्तर प्रदेश में चल रही है कि यानी 7 बजे के बाद पर्यटन स्थल पे भी पाबंदी होगी, वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे। तो अभी जो नियमावली चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो कोविड की गाइडलाइन है उसका उन लोगों को पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस की बात करें या मास्क सैनिटाइजर्स की बात करें, वो भी वहाँ पे पाबंदियाँ लागू होंगी। और इससे अहम बात यह है कि पर्यटन स्थल पर एक बार में ऐसा नहीं कि अचानक 100 लोग चले जाएंगे, उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। बाकायदे वहाँ पे पुलिस मौजूद होगी और उन नियमों का पालन कराएगी जो लोग की कोरोना में अनिवार्य है और जिससे लोगों की जिंदगी खराब ना हो, कोविड में उन लोगों की मौतें ना हो। तो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना का संक्रमण बरकरार है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 500 से कम आंकड़ा जरूर आया है, लेकिन यदि मौतों की बात करें, कल लखनऊ में 10 मौतें हुई हैं, जो कि आसान नहीं है। 10 मौतें एक दिन में हो जाती हैं, तो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, हालांकि रिकवरी रेट 98% के ऊपर है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन राहत भी है और एक तरफ अभी संकट भी है कोरोना का। तो प्रदेश की जनता को ये सोचना होगा कि अपने परिवार को किस प्रकार से सुरक्षित रहें, और पर्यटन स्थल सरकार खोल रही है तो उसमें किस प्रकार से हमको वहां पे जाना है। तो तमाम ऐसे सवाल उन लोगों के मन में भी हैं जो लोग वहां पे जाएंगे, और सरकार भी अभी कहीं पूरी ढील नहीं दे रही है। उसको कहीं में कहीं शंका है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। वही कारण है कि लखनऊ समेत पूरे बड़े पैमाने पे अस्पतालों की व्यवस्था पे लगी है। आईसीयू सेंटर बना रही है, पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में केजीएमयू में 100 बेड बनाए गए, 156 बेड बनाए गए, राम मनोहर लोहिया में बनाए गए, बलरामपुर में बनाए गए 40 बेड। तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है, और कहीं में कहीं जो संभावना है कि 9 से 10 लाख बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, तो उसका भी कहीं में कहीं सरकार में मन में एक बड़ा चिंतन है। वही कारण है कि ढील तो देगी, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। जी बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार लौटेंगे वाराणसी से, संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। संतोष, देखिए करीब 3 महीने बाद पर्यटन स्थल को खोला जा रहा है, ऐसे में वाराणसी में लोगों में कितनी खुशी है, इसके साथ ही जो व्यापारी है उनमें कितनी राहत? देखिए सामने 87 दिन के बाद एक बार फिर से पर्यटन स्थल गुलजार होंगे, या ये कहा जाए कि वहाँ से जुड़े हुए लोग, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, व्यापारी हों या फिर दूसरे व्यवसाय करने वाले हैं, निश्चित तौर पे उन पे खुशी है। यदि हम प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आगरा, और आगरा के बाद यदि पर्यटकों की आमद होती है तो वो बनारस है। बनारस का चाहे वो सारनाथ हो या फिर गंगा घाट हो या फिर देवस्थान हो, हालांकि देवस्थान पहले से खुल रखे हैं, लेकिन इन जगहों पे जो वीरानी छाई हुई थी वो निश्चित तौर पे आज से चहल पहल के रूप में दिखेगी। और रही बात जो आपने सामने खुशी की बात की, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब घर चलता है, परिवार चलता है, तो निश्चित तौर पर लोगों में खुशियां आती हैं, और यही कुछ आज व्यापारियों में भी देखा जा रहा है। जी सामने बिल्कुल संतोष, बने रहे हमारे साथ। आगरा से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ बने हुए। संजय, देखिए 3 महीने बाद पर्यटन स्थल खोला जा रहा है और ऐसे में ताज नगरी, ताज का दीदार करने दूर दूर से लोग आते हैं। क्या सरकार के गाइडलाइन से, क्योंकि तय समय में तय संख्या के लोगों को ही एंट्री मिलेगी, क्या कुछ वो संख्या तय की गई है, पूरी जानकारी?
सर जिस प्रकार से 61 दिन बाद ताज अनलॉक हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार जो पर्यटक थे वो ताज के दीदार को तरस रहे थे, तो 61 दिन बाद ताज को अब अनलॉक कर दिया गया है। कोविड नियमों का पालन करना होगा। एक समय में 650 जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो अंदर रह पाएंगे। 3 शिफ्ट की बात की जा रही है, लगभग 2000 लोग ताज का दीदार कर पाएंगे और टिकट्स को आपको ऑनलाइन बुक करना होगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था को रखा गया है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो चीजें हैं, जो कोविड नियम है, उनका पालन करना होगा। जैसे पर्यटक यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो नापा जाएगा, उसके बाद उसके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद उसके पैरों को भी सैनिटाइज करने के बाद ताज में प्रवेश दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं उसे हिदायत दी जाएगी कि जो रेलिंग्स हैं या जो मोनूमेंट्स है उसको कहीं भी वो छू नहीं सकता। जो डाइनिंग टेबल है और भी बेंचेस हैं, उन बेंचेस पे एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लैंडमार्क बना दिए गए कि वहां बैठकर वो फोटो खिंचा सकते हैं। लेकिन सभी जो कोविड के नियम है उनका पालन उनको करना होगा। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि तमाम पाबंदियों के साथ पर्यटन स्थल खोला जा रहा है, ऐसे में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बेहद जरूरी होगा। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, खास करके आगरा में? प्रशासन ने पहले से पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया था। ताजमहल को सैनिटाइज करा दिया गया है। समय समय पर इस प्रकार से एक शिफ्ट बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद दूसरी शिफ्ट पहुंचेगी। तो लगभग 2000 लोगों का लक्ष्य अभी रखा गया, लेकिन 2000 पर्यटक आते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट्स है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर भी चीजें तय की जा रही है कि ऑनलाइन ही आप आ सकते हैं या सीधे टिकट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो एंट्री है, जो सारी चीजें हैं वो वहां हो पाएंगी। जो कोविड नियम है उनका पालन करना है, उसको लेकर ही आप आगे प्रवेश कर सकते हैं ताज के अंदर और ताज का दीदार कर सकते हैं। आगरा प्रशासन भी लगातार जो नियम है, जो कोविड के चल रहा है, उसको लेकर ताज के साथ साथ जो और भी अन्य स्मारक है वहाँ भी सारे नियम लागू होंगे। और भी पर्यटक स्थल है और भी स्मारक हैं, उनको जैसे खोल दिया गया है। आगरा किला है, फतेहपुर सीकरी है, वहाँ भी काफी पर्यटक जाते हैं, तो उनको भी जो कोविड नियम के साथ खोल दिया गया है। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेंगे। यूपी में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो घट रहा है। 24 घंटे में 339 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। एक दिन में कोरोना से 74 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 1116 संक्रमित डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 8111 पहुंच चुकी है। तो एक दिन में कोरोना से 74 लोगों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 24 घंटे में 1116 संक्रमित डिस्चार्ज किए गए। तो लगातार कोरोना केसेस जो है वो घट रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जहां पर पॉजिटिव केसेस जो है वो 300 से ज़्यादा है। बीते 24 घंटे में करीब 339 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो यूपी में कम होती हुई नज़र आ रही है। तो एक दिन में कोरोना से 74 लोगों की मौत हुई है और कोरोना फिलहाल प्रदेश में कंट्रोल में है और इसको लेकर तमाम रियायतें हैं वो दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब पर्यटक स्थल को भी खोला जा रहा है, लेकिन तमाम पाबंदियों के साथ खोला जा रहा है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए लगातार कोरोना केसेस में कमी आ रही है, जहां पर तमाम जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें रियायतें दी जा रही है। प्रशासन की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, तीसरी लहर का अभी जो आशंका है वो बरकरार है और यही कारण है कि जो आपने तीसरी लहर की तैयारियों की बात की है, तो लखनऊ में पहले नज़र डालते हैं। तो लखनऊ में जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, जिन अस्पतालों पे लोगों को पहले जाना होता है, वहाँ बलरामपुर है, SCPGI है, राम मनोहर लोहिया है और KGMU है। KGMU में उन्होंने पीडियाट्रिक सेंटरों की बात करें तो 156 बेडों की व्यवस्था की है, जिसमें कि 25 ICU बेड होंगे और उसके साथ साथ उसमें जो अटेंडेंट होंगे उनके लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। राम मनोहर लोहिया की बात करें, वहाँ पे 60 बेड तैयार किए गए हैं। बलरामपुर का जो अस्पताल है, चूंकि मध्य है शहर के और ज़्यादातर लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे 40 बेड तैयार किए गए हैं। लोक बंधु अस्पताल जो कि कानपुर रोड पे है, वहाँ जो उम्मीदें जताई गई हैं जिला प्रशासन द्वारा, वहाँ 12 बेड हैं। SCPGI मुख्य रूप की भूमिका इसकी रहती है। तो बच्चों में कहीं किसी प्रकार की कमी ना हो, मौतें ना हो, चूंकि दूसरी जो लहर में जो हानियां हुई हैं, जो ऑक्सीजन और बेडों की अभाव में जो मौतें हुई हैं लोगों की, वो सरकार नहीं चाहती। सरकार की पूरी तैयारियां यहाँ तक है
कि ग्रामीण इलाकों में यदि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत होगी, उसके लिए CSC PSC सेंटरों को एक अच्छे लेवल पे तैयार किया जा रहा है। लगातार चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री यानी जयप्रताप और सुरेश खन्ना, दोनों लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं और उन CSC PSC सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। तो ग्रामीण इलाकों की जो बात करें, वहां भी तैयारियां तेज हैं। शहर की बात करें, शहर में चूंकि उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में लगभग 42% बच्चे हैं, जो कि बच्चों का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके लिए सरकार चाहती है किसी प्रकार की हानि न हो। और वही कारण है कि जो अनुमान लगाया गया है, उस अनुमान को देखें तो 9 से 10 लाख जो बच्चे हैं, जो कि 12 से 18 साल तक के हैं, इनमें ज्यादा संक्रमण होने की आशंका है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको आशंका है, और यही कारण है कि सरकार पूरी तैयारी पे लगी है। और लेकिन ये भी कह रही है कि अभिभावकों से कि किसी प्रकार को आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपको आश्वस्त कर रही है। तीसरी लहर में जो भी तैयारियां हैं हमारी तेज हैं, आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, चूंकि सेकेंड फेज से उन्होंने जो चीजें समझ ली है, अब तीसरी फेज में पूर्ण रूप से तैयार है। चूंकि उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण घटी भी है, उसके पीछे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 12 जनपद ऐसे रहे जहां पे उन्होंने बेडों की संख्या दोगुनी करी, 6 करोड़ से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। और वहीं यदि डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों पे भी इन्होंने अभी अवकाश लेने के लिए छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि अगले 6 माह तक उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का धरना नहीं होगा, यानी डॉक्टर या कोई पैरामेडिकल का स्टाफ चाहता है किसी प्रकार का धरना करे, वो स्थगित कर दिया गया है। तो ये सारी तैयारियां इसलिए कि उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा कोरोना से ठीक है अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से संगठनात्मक खामियों को दूर करने में जुटी बीजेपी। बड़ी जानकारी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान और सरकार के बाद अब संगठन स्तर की शुरू हुई समीक्षा। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे गृह मंत्री जिलों के पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जल्द ही लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर संगठनात्मक खामियों को दूर करने में बीजेपी जुटी हुई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। तो सरकार के बाद अब संगठन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, संगठन स्तर पर समीक्षा की जाएगी। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, ये अब सरकार ने खुद कमान संभाले, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, जब यहाँ बैठक चल रही थी, चाहे वो BL रहे हों, चाहे फिर वो चाहे जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं, यूपी प्रभारी वो रहे हों, जब वो बैठक कर रहे थे तो उसकी वजह मामला साफ था कि जो भी फैसला लिया जाएगा इस बैठक का, वो अमित शाह और JP नड्डा की बैठक के बाद लिया जाएगा। वो लखनऊ आने का प्रस्तावित था। तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ कब आते हैं या बनारस जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की अब नई बात सामने आ रही है कि जो संगठनात्मक चेंजेस जो करने हैं उसके लिए जो पूरी बैठक होगी वो बनारस में भी हो सकती है, लखनऊ में भी होगी। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा और अमित शाह क्यों करेंगे, JP नड्डा क्यों नहीं? इसके बड़े सीधे माने हैं कि अमित शाह बेहद करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, जो प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमित शाह ही यहाँ के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने पहली बार, आप देखें किस तरीके की जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। 73 सांसद आए थे। तो जाहिर सी बात है कि एक लंबा अनुभव है अमित शाह को और वो नरेंद्र मोदी को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उसके इतर की हम बात करें तो खुद उनकी एक शख्सियत है, एक हस्ती है अमित शाह की, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वो काम करते हैं, जो पकड़ है, जो नस्ब कहा जाता है, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश की। 2022 का चुनाव बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 वजह से। पहली बड़ी वजह यह है कि कोविड काल का रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाएगा। 24 में आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा का चुनाव, उसका सीधे सीधे फर्क पड़ेगा। बिहार अभी हारी है भारतीय जनता, माफ करेगा, बंगाल अभी हारी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी शिकस्त वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि अब कमान जो है अमित शाह के हाथ में दे दी गई है। अब वही पूरा बताएंगे कि किस तरीके से जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का कैसे बदलना है। तीसरी बात, खास बात यह है अमित शाह को लेकर के कि वो जानते हैं और समझते हैं कि 22 की जीत का मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया, तो 24 को रिफ्लेक्ट करेगा।
चौथी बात ये है कि अगर जेपी नड्डा भी उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि जेपी नड्डा को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा जब साथ बैठ के मथेंगे उत्तर प्रदेश को, तब ये इनका मानना है कि उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत समान होगा। तो अब देखना यह है कि वो बैठक कब होती है, क्या मंथन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल क्या होता है, और दूसरा सबकी निगाह अभी भी टिकी हुई है कि क्या उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो वो कौन होंगे, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। बिल्कुल खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।